हेलो बच्चों, आज है पीएनसी का अपना लेक्चर 4 और इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा लेक्चर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे, जिस बच्चे ने नहीं देखा अब तक वो वीडियो काइंडली उसे देख ले और उसके बाद फिर लेक्चर 4 को आप ज़रूर देखें। तो इस लेक्चर 4 में बहुत मज़ेदार सम्स जो है हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल। स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल पीएनसी में जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो दो केसेस बनते हैं। एक है कि आपके एक आइडियल कंडीशंस हो सकता है कि सारे के पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर हो, तो इसको मैंने केस 1 बोल दिया। केस 2 मैंने बोला है कि अगर ऐसा हो कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, बाकी सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, तो उस टाइम में स्ट्रेट लाइन या ट्राइंगल आप कैसे बनाएंगे। तो दो कंडीशंस होते हैं, याद रखना। एक कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे आइडियल कंडीशंस। तो ये आइडियल कंडीशंस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 केस 1 का पार्ट 1। तो आइडियल कंडीशन होता है पीएनसी में इस टाइप के प्रॉब्लम में। आइडियल कंडीशंस मतलब आप ये सोच लो सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल कंडीशंस। आप लोग गैस इक्वेशन में भी आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ा होगा, PV = nRT। हाँ, ठीक उसी तरीक़ा से आइडियल गैस कंडीशंस। तो नाउ आपके पास n पॉइंट्स है और वो n पॉइंट्स कैसे है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर है, सारे के सारे पॉइंट्स वो नॉन कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर में नहीं है, अलग अलग जगह में प्रेजेंट्स है। ऐसे n पॉइंट्स है आपके पास। तो ये जो कंडीशंस है इसी को मैं आइडियल कंडीशंस बोल रहा हूँ। तो इसमें से आप कितने सारे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो कोई भी दो को जोड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कोई भी दो। तो n में से कोई भी दो को आप जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन आएगा। कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे, n में से कोई भी 3 उठा लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर है। अब इसमें कितने सारे डायगोनल बन सकते हैं, इसमें से कितने सारे डायगोनल्स बनेंगे। अगर मान लेते हैं आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगन बन रहा है, तो इसमें से ये ज्वाइन करते करते आप एन साइडेड एक पॉलीगन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एन साइडेड पॉलीगन से इसका साइड जो है एन है, एन साइड्स होंगे और इसमें जो है वर्टिसेस भी जो है वो एन आ जाएगा, वर्टिसेस भी एन आ जाएगा। तो ये एन साइडेड एक पॉलीगन फॉर्म कर रहा है। इसमें से कितने सारे डायगोनल बनेंगे, तो इसके भी सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। मेथड 1 कि मुझे पता है कि एन में से कोई भी दो पॉइंट अगर मैं चूज़ कर लूँ मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसमें से एन जो है वो इस पॉलीगन का नंबर ऑफ़ साइड्स है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो बाकी जो आएगा वो डायगोनल्स ही बनेंगे। मेथड 2 में क्या करते हैं कि आप रैंडमली कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो NC1 में होगा। तो मान लेते हैं इसको मैंने A पॉइंट बोला, ये B और इसको C बोल दिया, इसको D और इसको मैंने EF ऐसा कॉल कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं अपना A सिलेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो A जब सिलेक्ट हुआ है, आपको डायगोनल बनाना है, तो आप ये आजू बाजू वाले सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला आपके पास n पॉइंट था, आपने एक सिलेक्ट कर लिया, n-1 बचा, उसमें से आजू और बाजू ये दो को नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो आपके पास बच गया n-3 पॉइंट्स। अब n-3 पॉइंट में से आप कोई भी एक पॉइंट को और सिलेक्ट कर लो, n-3 पॉइंट में से कोई भी आपने एक को सिलेक्ट करना है। तो मान लेते आप F को सिलेक्ट करते, तो आपका डायगोनल का नाम हो जाएगा AF। तो इस टाइम में डायगोनल का नाम मैं देता हूँ AF, ठीक है ना। अब भाई ऐसा भी हुआ होगा कि NC1 कलेक्शन में एक बार F भी आया होगा। NC1 कलेक्शन में जैसा मैंने एक बार A लिया है तो एक बार F भी आया होगा।
तो जब एफ आया है तो आप फिर इस साइड का ये पॉइंट और ये पॉइंट को नहीं लिए, ठीक है ना। और मान लेते आपने बाकी रिमेनिंग n-3 पॉइंट जो बचे हैं उसमें से आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें तो कभी ना कभी ए भी सिलेक्ट होगा, तो आपका फिर डायगोनल क्या बन जाएगा, एफ ए। तो अब बताओ ए एफ और एफ ए डायगोनल सेम है या नहीं, ऑब्वियसली सेम है। तो इसी के लिए ये ऐसा सिर्फ ए के साथ नहीं होगा, ये एन वर्टिसेस में हर एक पॉइंट के साथ ऐसा होगा कि आपने एक डायगोनल को 2 बार काउंट किया, तो इसीलिए डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो आएंगे वो एग्जैक्ट काउंट होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है ना। अब बी पार्ट में आते हैं केस 2, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको कोलिनियर मिलेंगे और कुछ पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, उसके ऊपर आपको स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल्स बनाना पड़ता है। तो देयर आर n पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है जहाँ पर टोटल n पॉइंट्स है। उसके बाद नो 3 बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट m, उसमें से m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो मान लेते हैं ऐसे करके 1 2, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो टोटल अपने पास ऐसे करके डॉटेड दे देते हैं। तो ऐसे m पॉइंट्स है जो एक लाइन पे है, और बाकी बच गया आपके पास जो पॉइंट्स, वो जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पे नहीं है, ठीक है ना। मान लो इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, ऐसे करके आपके पास जो बाकी पॉइंट्स है वो टोटल कितने पहले देख लो, n पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, नो थ्री बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट m। अच्छा, एक्सेप्ट m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो इसका मतलब n-m, यहाँ पर n-m पॉइंट्स जो है ये नॉन कोलिनियर है। n-m पॉइंट जो है ये आपके पास नॉन कोलिनियर है, ये एक लाइन पे नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब पूछा गया है कि आप कितने सारे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अपना वही मेथड 1, आइडियल कंडीशन सोच लेते हैं कि टोटल जो अपना n पॉइंट्स है वो सारे के सारे n पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। तो सारे के सारे n पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आप नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं NC2 वेज में, NC2 वेज में बना सकते हैं। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ओवर काउंटिंग हो चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से भाई ये m पॉइंट्स जो है ये तो आपको एक ही लाइंस बार बार देंगे, कोलिनियर है, तो इनसे कितने लाइन बन सकता है, इनसे बन सकता है आपके पास MC2 पॉइंट्स, MC2 लाइंस बन सकते हैं, ठीक है ना, MC2 लाइंस बन सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो नाउ टोटल आपके पास पॉइंट्स है n, मैं मान लेता हूँ टोटल n पॉइंट्स है, वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर है। तो NC2 वेज में आप स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें से m पॉइंट्स ऐसे है जो कोलिनियर है, तो इतने वेज में स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना, तो माइनस कर देते। लेकिन हाँ, ये सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन ज़रूर आपको देंगे। तो ये हो गया आपका पहला मेथड नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड भी है, मेथड 2 में हम लोग कर सकते हैं कि आपके पास नॉन कोलिनियर एक्चुअल पॉइंट्स है n-m, इसमें से आप कोई भी 2 उठा लो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर m पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स मिला के आपको एक स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है। अब n-m पॉइंट्स जो है आपके पास, इसमें से आप कोई भी एक उठा लो, ठीक है ना, और m पॉइंट में से कोई भी एक ले लो और इसको ज्वाइन कर दो, तो फिर आपका स्ट्रेट लाइन ज़रूर बनेगा, फिर आपको स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना।
इसी का पार्ट बी पे आते हैं, जहाँ पर आपको ट्राइंगल्स बनाना है। तो ट्राइंगल्स आप कैसे बनाएंगे? मेथड 1 लेते हैं, आइडियल कंडीशन। मान लेते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर होने से कोई भी आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एम ऐसे पॉइंट्स है जो कोलिनियर नहीं है, जो नॉन कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर है। तो इनमें से आप कितने ट्राइंगल बना पाएंगे? एक भी नहीं। तो ऐसा ओवर काउंटिंग जो है इसमें मैंने काउंट कर लिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। प्लस एक्चुअल में ये एम पॉइंट से कितना सारा ट्राइंगल बन सकता है? 0, एक भी नहीं बनेगा। इसी के मेथड 2 में आते हैं। आइडियल कंडीशन सोच लिया, अपने पास टोटल n पॉइंट्स है। अब उस n पॉइंट में से n-m पॉइंट्स है, जिसमें से कोई भी 3 उठाने से ट्राइंगल बनता है। एक हो सकता है कि इसमें से मैंने 2 उठा लिया, और जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें से मैंने 1 उठा लिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि n-m में से मैंने 1 पॉइंट्स ले लिया और m में से 2 पॉइंट को चूज़ कर लिया। तो इतने सारे वेज है जिसमें आपका ट्राइंगल बन सकता है। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। और इसका एक सेंटर में एक पॉइंट मान लेते हैं, सेंटर ऑफ द हेक्सागोन जो है वो ओ है। ठीक है ना? अब बता रहे कि इस पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो कितने सारे ट्राइंगल बन सकते हैं और कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग करते क्या है कि केस 1 मेथड 1 मेथड 2 कर लेते हैं। तो मेथड 1 जिसको मैं आइडियल कंडीशंस बोलता हूँ, मान लेते कि ये सारे जो 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो स्ट्रेट लाइन आप कितने बना सकते हो? NC2। आप स्ट्रेट लाइन कितने बना सकते हो? NC2। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करके देखोगे, ये अगर आपने पॉइंट को ज्वाइन किया है DO के साथ A, ये पॉइंट को आप जब ज्वाइन कर रहे हो OAD, तो इसमें हो क्या रहा है कि आपको एक लाइन मिल रहा है। तब इस लाइन को आप कितने बार ओवर काउंट कर रहे हो? जब आपने DA को पकड़ा है तो ये एक लाइन, O से D में गए आप और एक लाइन, O से A को ज्वाइन किए एक लाइन। तो ये एक्चुअली है एक लाइन, ये काउंट हो रहा है 3 बार। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट है कोलिनियर। अब ये कोलिनियर होने से इसमें कुछ ओवर काउंटिंग हो गया। कितने बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है ये इस काउंटिंग में? 3C2 टाइम्स काउंट हो रहा है। तो 3C2 कंट्रीब्यूशन इसका है जो फॉल्स है। इतने सारे लाइन ये नहीं बना पा रहा है, ये सिर्फ एक ही लाइन बना रहा है। तो इसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? और इसके करस्पॉन्डिंग में एक लाइन तो मिल ही रहा है, वो AD बोलो आप, तो 1 मिल रहा है, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो क्या ऐसा सिर्फ इसी के केस में होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास और भी 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, और उसके बाद और भी 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है। तो ऐसे 3 केसेस बन रहे, तो इंटू 3, और ऐसे 3 लाइन ऐड भी हो रहे इंटू 3। मेथड 2 में आते हैं। आपके पास 6 पॉइंट्स है जो वर्टिसेस है रेगुलर हेक्सागोन का, इसमें से कोई भी 2 उठा लो, 62। अब बच्चे कहेंगे सर O का क्या होगा? O को तो आपने काउंट ही नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइन ऐड नहीं हुए, तो ये लेस काउंटिंग हो गया, एक्चुअल काउंटिंग नहीं आया।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे 62 मैंने जब किया है तो 62 में हर कॉम्बिनेशन तो मैंने लिया होगा, तो उसमें मैंने ई से बी ये कॉम्बिनेशन लिया है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ई ओ को और ओ बी को तो आप ज्वाइन नहीं किया। ई बी लाइन में ही ई ओ और ओ बी कोई अलग लाइन है नहीं, ये एक्चुअल एक ही लाइन है। तो जब मैं ई बी को काउंट किया, असल में इस पॉइंट का पोजीशन कुछ ऐसा है, ये सेंटर पे है, तो ई बी को आप काउंट करो या ई ओ और ओ बी को अगर इस टाइम में काउंट कर लेते तो ये एक्स्ट्रा होगा। ई बी लाइन, ओ ई लाइन और ओ बी लाइन, ये असल में तीन अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं 62 करता हूँ तो कुछ भी ओवर काउंटिंग नहीं होता है और लेस काउंटिंग भी नहीं होता है, एक्चुअल काउंटिंग होता है। जितने मुझे लाइन बनाना है एक्चुअल, वो बन जाएगा। देखो क्लियर हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैव, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये ए बी साइड है, बी सी एंड सी ए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है कि पहला जो ए बी साइड है उसमें 3 पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। नाउ बी सी साइड कंटेन 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4। और एक साइड है सी है, ये कंटेन कर रहा है 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, ऐसे हो रहे हैं आपके पास। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट्स है। तो कितने सारे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, कितने सारे आप ट्राइंगल बना सकते हैं। तो वही अपना आइडियल कंडीशन सोचना है। आइडियल कंडीशन कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो 3 + 5 + 4 12 पॉइंट्स आएंगे, जिसको मुझे नॉन कोलिनियर सोच लेना है। वो असल में नॉन कोलिनियर है ही नहीं, तो आपको सोच लेना है कि ये नॉन कोलिनियर है। तो इससे आप ट्राइंगल बना लो 12C3। बट यहाँ पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इनसे जितना सारा ट्राइंगल बनेगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 4C3 का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि सारे के सारे कोलिनियर है। 5C3 से भी कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं होगा। और ये तीनों पॉइंट को ऐड करके या चारों को एक साथ ऐड करके या पांचों को एक साथ ऐड करके आप कोई भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो इतने सारे आपको ट्राइंगल बन जाएंगे। क्लियर है। अब अगर ये लोग पूछता इस क्वेश्चन को ज़रा सा चेंज करके कि कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, मान लो इसी में आपको पूछ लिया कि कितने सारे आप स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, तो वही कंडीशन होगा 12C2 माइनस 3C2 4C2 और 5C2। बट यहाँ पर ये तीनों पॉइंट मिला के एक लाइन आपका बनेगा, ये 4 में से एक लाइन और 5 में से एक लाइन, तो ऐसे आपको 3 लाइन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो लाइन के केस में लाइन बनेगा, लेकिन ट्राइंगल के केस में ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। 3 पॉइंट से अगर कोलिनियर हो, 4 कोलिनियर हो, तो आप नहीं बना सकते। ठीक है ना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो फिर इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 12 लेफ्ट है, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द साइड्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ एन एंगल ए ओ बी। तो आपके पास एक एंगल ए ओ बी बन रहा है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको ओ और इसको बी। तो ए ओ बी एक एंगल है जिसमें 3 पॉइंट्स है जो ए ओ के ऊपर में। तो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ ले लिया और 4 पॉइंट्स जो है वो
ओ बी में है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन एंड द नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स। कितने सारे स्ट्रेट लाइन हम लोग बना सकते हैं, तो वही अपना पहले आइडियल कंडीशन सोच लेते हैं। तो आइडियल कंडीशन में यहाँ पर 4 पॉइंट है और यहाँ पर 3 पॉइंट, तो ये हो गए अपने पास 7 पॉइंट्स। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आइडियल कंडीशंस को पकड़ के 7C2 पहले कर दे, इतना सारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन एक्चुअल में बनेगा नहीं। आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट जो है और यहाँ पर 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स के लिए आपका ये कंट्रीब्यूशन, 4 पॉइंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रहा है। लेकिन ये तीनों पॉइंट मिला के आपको तो एक लाइन मिलेंगे, यहाँ से 4 पॉइंट मिला के और एक लाइन मिल जाएंगे। ये हो गया लाइंस के लिए। और क्या पूछा है लोग, ट्राइंगल अगर चाहिए, ट्राइंगल्स, तो यहीं पर वही आपको आइडियल कंडीशन लगाना है कि 7 पॉइंट में से कोई 3 ले लिए और 3 पॉइंट में से आप 3 को उठा लीजिए, 4 पॉइंट में से 3 को उठा लीजिए, इतना सारा एक्स्ट्रा काउंटिंग है और इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। ये ट्रायंगल एक भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट p वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि आपको कोई एक प्राइम नंबर दे देगा और पूछेगा इसका हाईएस्ट जो पावर कितना हो सकता है इस फैक्टोरियल नंबर पे। तो इस टाइप का थ्योरी भी मैंने आपको करवाया था थ्योरी में, तो आज उसका प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 और पार्ट 1, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में 2 का जो है पावर मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, एक जो है वो शॉर्टकट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और एक ज़रा सा लेंदी है। तो मैं दोनों ही मेथड आपको दिखा देता हूँ, आप किसी जो है एग्ज़ाम में शॉर्टकट ही यूज़ करना। तो ये 1 से लेके 100 तक इसका जो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें अगर आप 2 काउंट करो, 2 टू का जो मल्टीपल है वो कितने बार आ रहे हैं। तो पहला नंबर आया होगा 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे करके 2 आया होगा, देन 8, तो लास्ट नंबर ऐसे 100 भी आया होगा। तो 2 का मल्टीपल चाहिए अप टू 100 तक, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे आपके पास, 50। आप काउंट करके देख सकते हो। अब मेरा टारगेट है 2 स्क्वायर का मल्टीपल लेना। तो पहले मैंने 2 का मल्टीपल लिया, अब मैं 2 स्क्वायर का मल्टीपल लेना चाहता हूँ, मतलब 4 का मल्टीपल। तो 4, 8, 12 ऐसे करके आपके पास चलेगा 100 तक। तो इसमें कितने सारे आ जाएंगे, 25 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं लेना चाहता हूँ 2 क्यूब का मल्टीपल, तो 8 से स्टार्ट होगा, 8, 16, 24, ऐसे करके आपको देखना अप टू 100 तक आपके पास कितने सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 100 तक तो आप नहीं जा सकते, इस केस में आपको 96 तक ही लेना है ना। 96 तक 8 का मल्टीपल आ जा रहा है, तो यहाँ पर 12 नंबर आ रहे हैं। देन आपको लेना है 2 का पावर 4, मतलब 16 से स्टार्ट करना है, 16, 32 ऐसे करके आपको 96 तक जाना है। तो ये कितने आ जाएंगे, 6। देन आपको 2 का पावर 5, मतलब 32 से लेना है, 32, 64, ये 2 ही बार आएगा। और फिर आपको लेना है 2 का पावर 6, दैट मीन्स 64 का मल्टीपल, तो ये एक बार आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स को अगर आप ऐड कर देंगे, 50, 25, 75, 85, 87, और यहाँ पर 6, 93, ठीक है ना, 93, और यहाँ पर 2, 95, और यहाँ पर एक 96, यहाँ पर एक नंबर छूट रहा है 96, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो 97। तो टोटल नंबर ऑफ़ 2 का जो हाईएस्ट पावर है ये 97 होगा। तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है शॉर्टकट मेथड,
तो इसमें आपको करना क्या, बॉक्स लेना है 100 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, 32 तक पहुँचे हम लोग। 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, 64, और उसके बाद 64 से ज़्यादा लेंगे तो बाकी के टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, है ना, तो वो दरकार भी नहीं है। तो ये हो गया 50, 25, और इसका आधा कर दो आप 12, क्योंकि हम लोग बॉक्स फंक्शन ले रहे। 12 का आधा 6, 6 का आधा हो गया 3, 3 का आधा हो गया 1.5, उसका बॉक्स ले लेंगे तो 1, तो वही 97 ही आ रहा है। नेक्स्ट है आपको हाईएस्ट पावर ऑफ 5 लेना है। तो 2 नंबर क्वेश्चंस के लिए मैं डायरेक्ट 5 का जो है वो एक्सपोनेंट खोज रहा हूँ शॉर्टकट मेथड में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बहुत सा टाइम में, E5। तो ये हो जाएगा आपका 100 बाई 5 देन प्लस 100 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 100 बाई 5 का पावर 3। अब ये ज़ीरो आ जाएगा, दरकार नहीं है। तो 100 को 5 से डिवाइड दे दीजिए 20, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये 24 बनेगा आपके पास। अब बता रहा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करें तो एक ज़ीरो लाने के लिए आपको एक पेयर चाहिए, वो पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। तो 2 और 5 का एक पेयर है, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है 2 × 5, तो आपको एक ज़ीरो ज़रूर देगा। तो किसी भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट में अगर आप लेते हैं 1 से 10 तक, या 1 से 20 तक, या 1 से लेके 100 तक आप लेंगे, तो इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आप देखेंगे 2 का मल्टीपल ज़्यादा होगा कंपेयर टू 5, क्योंकि 1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का रिपीटेशन ज़्यादा बार आएगा कंपेयर टू 5। तो इसके मतलब मुझे अगर पेयर बनाना है 2 और 5 का, तो देखा जाएगा कि 2 का प्रेजेंस ज़्यादा है 5 के कंपेयर में। तो 5 जितने बार प्रेजेंट है मैं 2 उतने बार लेके इनका पेयर बना सकता हूँ। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया कि 100 फैक्टोरियल में 2 जो है 97 टाइम्स प्रेजेंट है, और 5 प्रेजेंट्स है आपके पास 24 टाइम्स। तो पेयर हम कितने बार बना सकते हैं, 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर मैं बना सकता हूँ 24 टाइम्स मैक्सिमम। तो 100 फैक्टोरियल के एंड में ज़ीरो आ जाएंगे, 24 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा लास्ट 2 डिजिट ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो देखिए 100 फैक्टोरियल के एंड में जब 24 जीरो आएगा तो ये कंफर्म है कि लास्ट के 2 डिजिट भी ज़ीरो ही होंगे। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द 100 फैक्टोरियल, वही आपको करना है। 100 बाई 3 लेना है, फिर उसका बॉक्स, फिर 100 बाई 3 स्क्वायर है, उसका बॉक्स लेना है। ऐसे करके आप चलते जाए भाई, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 48 आएगा, ठीक है ना। मैंने पहले से सॉल्व किया तो 48 ही आया था, आप चेक कर लेना एक बार। तो नाउ नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पार्ट 5 तक हो गया था, 6 देख लीजिए आप। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ सिफर्स। अब सिफर्स देख के डरना भाई, सिफर्स का मतलब होता है ज़ीरो, तो ये सिफर्स का मतलब होता है ज़ीरो। फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द 2024। आपको 2024 फैक्टोरियल के एंड में बताना है कितने सारे ज़ीरो आएंगे। तो अभी मैंने आपको थ्योरी क्या बताया कि कोई भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट लेते हैं 1 से n तक, उसमें 2 का रिपीटेशन 5 के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो इसके मतलब नंबर ऑफ़ पेयर जो बनेंगे वो 2 के हिसाब से नहीं बनेगा, वो 5 के हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये फैक्टर लेस नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रेजेंट है। तो 5 जितने बार प्रेजेंट है उतने बार 2 लेके आप पेयर बना के 2 × 5 करके आप ज़ीरो ला सकते हैं। तो किसी भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट में या फैक्टोरियल के जो सम्स होते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है, तो वो डिपेंड करता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे E5। तो E5 कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है।
तो नंबर क्या है 2024 डिवाइडेड बाई 5, देन 2024 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, देन 2024 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, प्लस 2024 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4, तो 625 तक आप पहुंच गए। फिर 2024 इसको फिर जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये नंबर तो है फिर आपका ज़ीरो आ गया। इसके बाद का काउंट करना नहीं है क्योंकि यही ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इसको डिवाइड करें, कितना आ जा रहा है। बॉक्स लेने के बाद आपको 404 मिल जाएंगे। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 80, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 16, 16 को 5 से डिवाइड करके आंसर 3, और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला पार्ट 0 था। टोटल आंसर आपका आ रहा है 503, ठीक है ना। तो इतने सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये था 6, 7 पे चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको 2024 C1012, तो ये कॉम्बिनेशंस का साइन है। इसमें कितने सारे ज़ीरोज़ आएंगे, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। 2024 ये होता है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1012 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाई विथ 1012। तो अभी मैंने देखा कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो 503 आ रहे हैं कैलकुलेशंस करके, ठीक है ना। 503 आएंगे। अब बताना है कि 1012 में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो 1012 में कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5, देन प्लस 1012 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, प्लस 1012 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, देन 1012 5 का पावर 4। इसके बाद तो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं। ये आ जा रहा है आपका 202, ये आ जाएगा 40, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, तो टोटल आ रहे 251। तो इस नंबर के एंड में 251 ज़ीरो है, इसके एंड में भी 251 ज़ीरो है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 502 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ऊपर में कैसा आएगा 10 का पावर 503, नीचे में आ रहा है 10 का पावर 502। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे कैंसिलेशन करके, 503 माइनस 502, और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस नंबर के एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिलने वाला है। ये वाला पार्ट भी सिमिलर है, इसको होमवर्क दे देते हैं, आप ज़रूर से इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का कुछ सम्स, जो बेस्ड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों का बहुत ही महत्व है, इम्पॉर्टेंस है इन पीएनसी में, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और ये जो मेथड है ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मैं क्लास रखने वाला हूँ, लेक्चर 5। तो उसमें भी आपको ये गैप मेथड से मैं शुरू करूँगा, गैप एंड स्ट्रिंग मेथड से। तो चलिए देखते हैं ये मेथड होता क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूसडे। तो आपके पास एक लेटर, एक वर्ड लिखा हुआ है TUESDAY, ट्यूसडे लिखा हुआ है। कितने तरीक़े से आप इस वर्ड को बना सकते हैं फ्रॉम दिस लेटर व्हेन द लेटर E एंड S आर नेवर टुगेदर। E और S एक साथ नहीं आना चाहिए। ऐसे आप कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। क्या क्या नहीं आना चाहिए एक साथ, E और S ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो परमुटेशन में मैंने आपको सिखाया था एक आइडियल कंडीशंस। ये क्या है कि ES एक साथ हो या ES एक साथ नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, आइडियल कंडीशंस है। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इनको सजाते हैं तो हम 7 फैक्टोरियल वेज में सजा पाएंगे।
तो क्या इससे आंसर आ गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें ई एस एक साथ आया होगा। तो ये 7 फैक्टोरियल किसको किसको कंटेन कर रहा है? ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें ई एस टुगेदर है, ई एस टुगेदर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें ई एस अलग अलग है, ई एस नॉट टुगेदर, दोनों ही कंसीडर हो गया। तो अब करना क्या है, आपको ई और एस को एक साथ नहीं रखना है, ई और एस को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टुगेदर वाला केस है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, या फिर एक बॉक्स मान लेते हैं कि ई और एस को एक साथ रख दिया और इसको हम लोग एक ही लेटर मान रहे हैं। तो आपके पास अब लेटर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो -6 फैक्टोरियल। अभी भी दोस्त खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर ट्यूसडे लिख रहे हैं तो TU यहाँ पर डे, तो इसको जो आपने एक साथ बांधा है स्ट्रिंग में, ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर तो एक वर्ड ऐसा भी बनेगा, एक वर्ड ऐसा भी आया होगा SE से, ठीक है ना। तो इसके मतलब हर अरेंजमेंट में ES और SE आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये वाला जो आपने किया यहाँ पर ES को एक साथ रख के कितना अरेंजमेंट हो सकता है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ES टुगेदर वाला केस को आपने सब्ट्रैक्ट किया टोटल नंबर ऑफ़ केसेस से। तो अब जो आएगा आपके पास वो नंबर आएगा जहाँ पर E और S एक साथ नहीं है, उतने सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ये हो गया आपका मेथड 1, जिसको हम लोग आइडियल कंडीशंस बोलते हैं। मेथड 2 में क्या करते हैं, तो ये अपना स्ट्रिंग मेथड मैंने आपको डिस्कस किया। तो स्ट्रिंग मेथड में करना क्या पड़ता है कि आपको जो दो लेटर को एक साथ रखना है उसको आप पहले आपस में बांध दीजिए। बांधने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने सारे वर्ड्स होंगे जहाँ पर वो एक साथ रहेगा, और आइडियल कंडीशन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मेथड 2 जिसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो गैप मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उनका अरेंजमेंट करें। तो जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनका अरेंजमेंट पहले करें, उनका अरेंजमेंट पहले करें। ये गैप मेथड का वसूल है, इस वसूल को आपको याद रखना है। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको पहले अरेंज करना है। तो यहाँ पर ई और एस को एक साथ रखना है। तो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर पड़ गया आपका? ई और एस के ऊपर, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और बाकी किसी के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाकी जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले आप उनको अरेंज कर लें। आपके पास हो गए TU, ES को पिक्चर से हटा देना है, ES को पिक्चर पे नहीं रखना क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। अब बाकी जो लेटर बचे आपके पास 5, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाकी के 5 लेटर को आप सजाएंगे कैसे? 5 फैक्टोरियल वेज में। अब ये 5 फैक्टोरियल वेज में आपने सजा लिया, लेकिन इसके आजू बाजू में गैप क्रिएट होंगे। 1 2 3 4 5 6, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ़ लेटर +1। गैप कितना सारा क्रिएट होता है? नंबर ऑफ़ लेटर्स +1। 5 लेटर है तो 5 + 1 6 गैप्स ज़रूर क्रिएट होंगे। अब इस 6 गैप में क्या आपके पास 6 जो आपने 2 लेटर को हटाया था तो उनका तो काउंट सिर्फ 2 ही है, आपके पास गैप 6 है। तो क्या 6 के 6 गैप यूज़ कर पाएंगे? नहीं। आपको 6 गैप में से पहले 2 गैप को चूज़ करना है जिसमें आप ई और एस को रखेंगे। तो मान लीजिए आपने 6 गैप में से 2 गैप को चूज़ कर लिया 62 वेज में, तो क्या अभी खेल ख़त्म हुआ? नहीं। अब मान लीजिए कोई भी 2 गैप चूज़ हुआ होगा, आप एक बार ये ले लिए, मान लिए ये सिलेक्ट किए, तो अब इसमें आप जो लेटर आपके पास है तो एक बार ई यहाँ पर आया होगा, एक बार यहाँ पर एस आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एस यहाँ, ई यहाँ, तो फिर देखिए आपके पास वर्ड चेंज हो गए, अरेंजमेंट चेंज हो गया।
तो इसका मतलब जो दो प्लेस आप चूज़ कर रहे हैं उसको फिलअप करने के लिए फिर आपके पास दो तरीके हैं, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। तो क्लियर हो रहा है। तो ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, जिसके ऊपर नहीं था उन लेटर को आपने 5 फैक्टोरियल वेज में सजा लिया। वो 5 लेटर की वजह से आपके पास गैप क्रिएट हो गए 6। अब 6 गैप को फिलअप करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट 2 है, तो पहले वो दो प्लेस को चूज़ कर लो, और प्लेस चूज़ होने के बाद उस प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास दो ही डिफरेंट लेटर थे, तो आपने 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर दिया। क्या क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चंस को जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये आइडियाज़ जो है यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स दाल पूरी वेयर डी ए यू आर नेवर टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक वर्ड दे दिया है DALPURI, तो इसको कितनी तरीके से हम लोग सजा सकते हैं और कितने वर्ड बना सकते हैं जहाँ पर ये 3 लेटर एक साथ नहीं होना चाहिए। तो आइडियल कंडीशन पकड़ेंगे कि एक साथ हुआ और एक साथ नहीं हुआ, सबको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। तो मेथड वन इफ़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, तो इसको हम लोग आइडियल कंडीशंस बोलेंगे। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आपके पास लेटर कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 और यहाँ पर 4 7, तो 7 लेटर को सजाने का वेज है 7 फैक्टोरियल। अब इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड बने हैं जिसमें DAU एक साथ है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें DAU एक साथ नहीं है। तो ऐसे लिख देते हैं DAU एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है। और बहुत सारे वर्ड ऐसे बन गए DAU का जिसमें एक साथ नहीं है, नहीं है, एक साथ नहीं है। तो आपको वो सारे वर्ड को डिलीट करना है, हटा देना है जिसमें DAU एक साथ है। तो DAU एक साथ नहीं है, ऐसे जितने सारे वर्ड बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? स्ट्रिंग। तो जो लेटर एक साथ नहीं होना है तो सबसे पहले उस लेटर को फाइंड आउट कर दे, DA और U। तो अब हम लोग जो है DAU इनको एक साथ रख देते हैं, तो ये हमारा 1 लेटर मानेंगे। LPRI, तो ये 4 लेटर LPRI, और यहाँ पर एक लेटर, तो ये टोटल कितने हो गए? 5 लेटर। तो इस 5 लेटर का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हैं। इनटू इनका इंटरनल अरेंजमेंट, DAU का इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इतने सारे वेज है जहाँ पर DAU एक साथ है। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको DAU एक साथ नहीं है ये वाला नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी को हम लोग गैप मेथड में भी कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसको पिक्चर से आउट कर दे, तो आपके पास बचा LPR और ये I। तो यहाँ पर L बैठाते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर R और यहाँ पर I। इनको सजाने के लिए आपके पास, इसको अगर आप सजाना चाहते हैं LPRI को कितनी तरीके से सजा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में सज सकते हैं। अब ये गैप कितने क्रिएट करेंगे? 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 गैप क्रिएट होगा। मैंने बताया था जितने सारे लेटर होते हैं +1 उतने सारे गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके पास गैप कितना है? 5, और उसको फिलअप करने के लिए आपके पास लेटर कितने हैं? 3। तो सबसे पहले आप वो गैप को सिलेक्ट करें जिसमें आपको लेटर रखना है। सिलेक्ट हो गया। अब ये 3 प्लेस में 3 लेटर को रखना है। तो आप कितने तरीके से रख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में रख सकते हैं। देखिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है और के सम्स बचा है 3 और 4, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है ना।
पॉलिसी क्वेश्चन है इधर, ठीक है, इसको जरा सा क्रॉप कर लेते हैं। तीन और चार ही चाहिए अपने को। Now, in how many ways can the 7 different color of a rainbow be arranged so that blue and green color never come together? वही क्वेश्चंस, never come together वाला क्वेश्चंस। तो कितने तरीके से आप सजा सकते हैं रेनबो के लेटर्स को। रेनबो में कितना सारा कलर होता है, 7 कलर होते हैं। कितने तरीके से आप सजा सकते हैं कि 2 कलर ब्लू और ग्रीन एक साथ ना हो। तो सबसे पहले वो 7th कलर देख लेते हैं। VIB विब गियर, GYOR, ये 7 लेटर हो गए। अब इसमें से आप देखें कि ये ब्लू और ग्रीन आपको एक साथ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडियल कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये आप 7 लेटर को कितने तरीक़े से सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 वेज में आप इनको सजा सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस होगा, ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें B और G एक साथ है, ऐसे केसेस बनेंगे। और ऐसे केसेस भी बनेंगे जहाँ B और G नहीं है, एक साथ नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो केस जहाँ एक साथ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, B और G को एक स्ट्रिंग में बांध देते और इसको 1 लेटर ही कंसीडर करते हैं। तो अब आपके पास लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल वेज में। 6 लेटर का डिफरेंट लेटर का अरेंजमेंट होता है 6 फैक्टोरियल वेज में। और अभी मैंने आपको बताया था कि B और G आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका वर्ड है VIBGYOR, एक बना, दूसरा बन जाएगा VI, ये तो बॉक्स के अंदर ही है, तो इसको आप GBYOR, ये भी तो वर्ड बना होगा, है कि नहीं। तो ऐसे जो वर्ड हो रहे इंटरनल इंटरचेंज हो रहे B और G, तो आपको वर्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हर अरेंजमेंट में B और G का आपस में इंटरचेंज होना है, तो फैक्टोरियल 2 वेज में होगा। तो ये आपने ये जो बनाया है ये असल में है क्या, इसमें B और G एक साथ है, B और G एक साथ है। ये सारे नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब आपके पास वही आएंगे जहाँ पर B और G एक साथ नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर गैप मेथड का इस्तेमाल, गैप मेथड, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आपके पास 7 लेटर है। 7 लेटर में रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर में है, B और G। तो B और G को पिक्चर से हटा दे, B और G हट गया। अब आपके पास बच रहे हैं VIOYOR। अब इनको आप अरेंज करें, तो इनको अरेंजमेंट का तरीका कैसा है, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ये गैप कितने सारे क्रिएट करेंगे वो बताए, 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि 5 लेटर है तो 6 गैप्स क्रिएट होगा, और ये 6 गैप में से आपको फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही लेटर है। तो पहले आप 2 प्लेस को चूज़ कर लें। 2 प्लेस चूज़ करने के बाद वो जो लेटर BG है आप उनको 2 प्लेस में अरेंज कर दीजिए फैक्टोरियल 2 में, ठीक है ना। देखिए क्लियर हो रहा है। तो सिर्फ प्लेस चूज़ करने से नहीं होगा, प्लेस को फिलअप करने का वेज भी जो है आपको काउंट करना है। मान लीजिए एक टाइम में यहाँ पर B आया है, अगर यहाँ पर किसी टाइम पे B आया है और यहाँ पर मान लेते G, तो एक केस ऐसा भी बना होगा कि G इधर है B इधर, तो इन लोग का जो है आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में इनका पोजीशन में जो है चेंजेस हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
Find the number of word if each word has 3 different consonant and 2 different vowels and 2 vowels are never together. तो आपको करना क्या है कि find the number of words if each word has 3 different consonant. तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें लेटर कितने सारे होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं. इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट मिक्स रहता है. अगर आप 5 वावेल्स को हटा दें, 5 क्यों हटा रहे, क्योंकि ये 5 वावेल्स का है, तो आपके पास 21 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे. 21 कॉन्सोनेंट आते हैं. तो 21 कॉन्सोनेंट में मैं पहले वो 3 कॉन्सोनेंट चूज़ कर लेता हूँ. तो 21C3 वेज में चूज़ हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया. 5 वावेल में से मैं 2 वावेल को सिलेक्ट कर लिया. तो अब मेरे पास कुछ कॉन्सोनेंट आ गए, उसको ध्यान रखें. कॉन्सोनेंट C1, कॉन्सोनेंट C2, कॉन्सोनेंट C3, और मेरे पास वावेल आ रहे हैं V1 एंड वावेल V2. क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्या दिया है कि इस 5 लेटर वर्ड में 2 वावेल एक साथ नहीं आना है. तो यहाँ पर मैं गैप मेथड को यूज़ कर देता हूँ कि अभी मैंने सिखाया था गैप और स्ट्रिंग दोनों में से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक साथ नहीं आना है किसको, वावेल को. तो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर नहीं है, कॉन्सोनेंट के ऊपर. तो पहले आप कॉन्सोनेंट को सजाएंगे. तो 3 कॉन्सोनेंट को सजाने के लिए आपके पास 3 फैक्टोरियल वेज बचेंगे. 3 फैक्टोरियल वेज में आप 3 कॉन्सोनेंट को सजा लें. उसके बाद गैप को काउंट करें. गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4. तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स +1, 4 गैप बनेंगे. और वावेल आपके पास सिर्फ 2 ही है. तो वो पहले 4 गैप में से आप 2 गैप को सिलेक्ट करेंगे. गैप सिलेक्शन हो गया और आपके पास 2 गैप है और 2 वावेल है. तो उसको फिलअप करने का वेज जो है 2 फैक्टोरियल है. फिलअप करने का वेज जो है वो 2 फैक्टोरियल होगा. तो दिस विल बी द आंसर. प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में गैप और स्ट्रिंग मेथड से कुछ अच्छा क्वेश्चंस लेंगे और कुछ प्यारा प्यारा सा और भी क्वेश्चंस करना है. तो लेक्चर नंबर 5 जो होगा ये भी अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होगा. और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर लेक्चर नंबर 6 जो करेंगे वो थ्योरी पार्ट करेंगे. ऑलमोस्ट 6-7 में अपना थ्योरी ख़त्म हो जाएगा. तो आपको अगर मज़ा आ रहा है, आपको लगता है इस क्लास से आपको बेनिफिट हो सकता है, IIT JEE में रैंक में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं मैथ्स एकेडमी से जुड़ने के लिए. ठीक है ना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. हैव अ नाइस डे.